हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ चीज़ें सीखी थी, जैसे कि जो निषेचन है, निषेचन किसे कहते हैं, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, यानी कि उनके प्रकार के बारे में पढ़ा था। इससे पहले भी कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे, जैसे कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है, उनका स्थानांतरण कैसे होता है, ऐसे कुछ टॉपिक जो हैं हमने क्लियर कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अनिषेक जनन। आज पूरी क्लास के अंदर हम अनिषेक जनन को पढ़ेंगे डिटेल से, इनके प्रकार के बारे में, ये क्या होता है ना, किन किन जीवों में ये किस किस प्रकार से होता है, एग्जाम्पल्स वगैरह सारे इसमें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि अनिषेक जनन जो है वो होता क्या है। वैसे आपको अगर पूछ लिया जाए तो नाम से ही पता चल रहा है अनिषेक जनन। अनिषेक में पीछे आ रहा है निषेक, निषेक का मतलब होता है निषेचन। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि संलयन करते हैं या संयोजित होते हैं, इस घटना को अपन कहते हैं निषेचन। और निषेचन के बाद में जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाते हैं, उसके बाद में क्या बनता है, युग्मनज बनता है। नर युग्मक भी अगुणित होता है, मादा युग्मक भी अगुणित होता है, लेकिन जब वो युग्मनज का निर्माण करता है तो फिर वो जो युग्मनज बनता है वो द्विगुणित होता है, यानी 2n टाइप का होता है। ठीक है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं पहले ही कि निषेचन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर बात आई है अनिषेक जनन। अ लग गया, इसका मतलब कि जो पीछे जो शब्द लिखा है वो होगा ही नहीं। अनिषेक यानी जिसमें निषेचन की क्रिया ना होती हो। तो फिर होता क्या है इसके अंदर, अनिषेक जनन की डेफिनेशन देखें तो बिना निषेचन के एक ही युग्मक द्वारा नई संतति का बनना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। निषेचन तो होना ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे अगर हम इसको अच्छे से समझें कि ऐसा कैसे होगा, भाई निषेचन नहीं होगा, नर युग्मक नहीं मिलेगा, मादा युग्मक नहीं मिलेगा, तो फिर वो निषेचन नहीं होगा तो फिर युग्मनज कैसे बनाएगा। तो इसमें युग्मनज बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें तो क्या नहीं हुआ है, निषेचन नहीं हुआ है। तो एक ही कोई भी, जैसे मान लो कि नर युग्मक हो गया, जैसे शुक्राणु ही हो गया, है ना, शुक्राणु से ही नया जीव बन गया, या अंडाणु हो गया तो अंडाणु से ही नया जीव बन गया। तो कोई भी एक युग्मक लेना है और उसी से नया जीव बनाना है, तो इस क्रिया को अपन कहते हैं अनिषेक जनन। अब देखो नेक्स्ट है कि केवल मादा युग्मक भाग लेता है। ठीक है, केवल और केवल मादा युग्मक। अभी मैंने बोला शुक्राणु, तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला आपको कि हो सकता है, बट होता नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि केवल और केवल इसमें मादा युग्मक भाग लेता है। जैसे अंडाणु हो गया तो अंडाणु से ही नया जीव बन जाएगा, शुक्राणु नहीं बनाएगा। हाँ, पहले ये मत बोलना कि अभी आपने बोला, अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बोला है कि जैसे कि कोई भी एक युग्मक है तो उस युग्मक से ही नया जीव बनेगा। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखना है स्पेशली आपको कि केवल और केवल मादा युग्मक ही भाग लेता है। अब इसकी खोज किसने की, अनिषेक जनन की खोज किसने की, एक नंबर में कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनिषेक जनन की खोज किसने की। तो खोज की इसने किसने, चार्ल्स बोनेट ने। किसने की, चार्ल्स बोनेट ने। किसमें की, एफिड्स में की। चार्ल्स बोनेट को खोजकर्ता माना गया है, किसका, अनिषेक जनन का। ठीक है, अब हम इसके प्रकार की बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं इसके, तो पहला जो हम प्रकार पढ़ते हैं वो है अनिषेक पुंजनन। अनिषेक पुंजनन। अब अनिषेक पुंजनन की क्या खासियत है, तो देखो अनिषेक जनन से अगुणित नर संतति का उत्पन्न होना। अनिषेक जनन क्या होता है वो तो पता चल गया, भाई एक ही युग्मक से नया जीव बनेगा, तो बनेगा एक ही जीव। ठीक है, बनेगा एक ही युग्मक से, लेकिन इसमें होगा क्या कि इसमें बनने वाली जो संतति है वो कौन होगी, अगुणित नर संतति। अगुणित का मतलब मैंने समझाया था n टाइप, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो। और ये काम कौन है, नर संतति, यानी मादा संतति नहीं बनेगी इसमें। ठीक है, अब मादा संतति कैसे बनती है वो आगे बताऊंगी, लेकिन अभी इसमें ये ध्यान रखो कि अगुणित इसमें नर संतति का उत्पन्न होना अनिषेक पुंजनन कहलाता है। नेक्स्ट हम इसके उदाहरण की बात करें तो कौन कौन हो गया, मकड़ी हो गया, चिचड़ी हो गया, किलनी, मधुमक्खी, ये सारे इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए अनिषेक पुंजनन क्या होता है, तो परिभाषा बतानी है आपको, इसके उदाहरण भी बताइए, तो उदाहरण ये लिखने हैं, लिखे हुए हैं सामने। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये नर है, जो कि कौन है, अगणित।
क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था कि इसके अंदर अगुणित नर संतति ही उत्पन्न होती है, तो अगुणित नर हो गया। ठीक है, मादा कैसी होगी भाई? मादा तो 2n ही होगी ना, मादा तो द्विगुणित ही होगी, क्योंकि मादा के बारे में अपन ने ऐसा नहीं पढ़ा है कि वो अगुणित होती है। तो मादा कैसी होगी? 2n टाइप की। नर कैसा हो गया? अगुणित टाइप का। ठीक है, शुक्राणु यहां से कर लेती हूं मैं। नर n टाइप का हो गया, मादा 2n टाइप की हो गई। अब नर के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान ही हो, ऐसी कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान ही हो, उसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। अब यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पर भी क्या होगा? n ही होगा। भाई नर के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाएं हैं, उनमें समसूत्री विभाजन हुआ और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बन गया शुक्राणु। और शुक्राणु भी कैसा है? n टाइप का है। क्यों n टाइप का है आप अच्छी तरह से जानते हैं, अनिषेक जनन होगा अब। ठीक है, तो ये n टाइप का हो गया। अनिषेक जनन की वजह से शुक्राणु बना n टाइप, समसूत्री विभाजन की वजह से शुक्राणु जो है वो n टाइप का हो गया। सेम ही हो गई गुणसूत्रों की संख्या, समसूत्री विभाजन है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मादा। ये कोई मादा है, यहाँ पर इसके अंदर है गुणसूत्रों की संख्या 2n। ठीक है, 2n का मतलब द्विगुणित। अगर 46 गुणसूत्र है तो 46 रहेंगे, बराबर गुणसूत्र रहेंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? अब जो अंडाणु बनेगा, है ना, यहाँ पर क्योंकि मादा के अंदर अंडाणु बनेगा और नर के अंदर शुक्राणु बनेगा, तो मादा के अंदर जब अंडाणु बनेगा तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? आधी आधी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी आधी आधी? क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी, तो यहाँ पर n हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस शुक्राणु को और इस अंडाणु को, है ना, इनको अगर हम आपस में संयोजित करवाएं तो यहाँ पर क्या बनेगी? देखो 2n है और 2n किस में होता है? मादा के अंदर होता है, यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मादा बन जाएगी 2n। गुणसूत्रों की संख्या अगर डबल है तो वो मादा बनाएगी, मादा बनेगी उसके अंदर, तो 2n यानी कि मादा बन गई। और अब यहाँ पर अगर ये n अंडाणु, n टाइप का अंडाणु है, ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझना, ये n टाइप का अंडाणु है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी है। तो यहाँ से बिना निषेचन के ही अगर कोई नया जीव बन रहा है, बिना निषेचन की कोई नया जीव बन रहा है, तो वो कौन बनेगा बताओ? नर बनेगा। अभी अभी पढ़ा था, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, अनिषेक जनन से अगुणित नर संतति का उत्पन्न होना। तो यहाँ पर निषेचन हुआ क्या? नहीं हुआ। निषेचन यहाँ पे हुआ था, यहाँ पर ध्यान से देखिए, शुक्राणु मिला था n और ये अंडाणु n, तो n और n 2n हो गए ना, और 2n किस में होता है? मादा के अंदर। तो यहाँ पर 2n क्या बन गई? मादा बन गई, द्विगुणित मादा का निर्माण हो गया। लेकिन यहाँ पर निषेचन की क्रिया हुई, ये देखो निषेचन हो रहा है यहाँ पर निषेचन की क्रिया हुई। क्या यहाँ पर निषेचन हुआ क्या? क्योंकि निषेचन तो तब होगा जब दो युग्मक मिलेंगे, और यहाँ पर केवल एक ही युग्मक है। कौन है? अंडाणु। अंडाणु के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? आधी है, क्योंकि n टाइप का है। तो यहाँ पर डायरेक्ट n से ही, यानी इसी अंडाणु से नया जीव बन गया। ठीक है, और वो भी बिना निषेचन के। और किस टाइप का? n टाइप का। और वो कौन बना? नर बना। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिषेक पुंजनन। क्या कहते हैं? अनिषेक पुंजनन। आपसे पूछा जा सकता है अनिषेक पुंजनन किसे कहते हैं? डेफिनेशन लिखी हुई है, उदाहरण लिखे हुए हैं, और ये एक एग्जाम्पल अच्छा सा कि आप इस चार्ट की सहायता से आप समझा सकते हो कि किस तरह से नर बनेगा और किस तरह से मादा बनेगी। अब यहाँ पर मादा बनी है 2n टाइप की, तो इसे हम अनिषेक पुंजनन नहीं कहेंगे। अनिषेक पुंजनन इसे कहेंगे कि यहाँ पर अंडाणु था, और अंडाणु ही क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था पहले ही कि केवल मादा युग्मक भाग लेता है। पूरे अनिषेक जनन में केवल और केवल मादा युग्मक ही भाग लेगा। तो केवल यहाँ पर मादा युग्मक ने भाग लिया। कौन है? अंडाणु है मादा युग्मक, और उसी से नया जीव बन गया, नर बना, वो भी अगुणित, बिना निषेचन के बना, और इसी क्रिया को हम अनिषेक पुंजनन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी कोई समस्या हो तो बार बार बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए इसका। ठीक है,
तो मैं इसका आंसर उसी टाइम पे कर लूँगी। अब बहुत बार होता है कि पुराने हो जाते हैं क्वेश्चन, फिर देखती नहीं हूँ, उनको टाइम नहीं मिलता इतना देखने का, तो फिर बाद में वो क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, तो आप इनको देखिए। अब ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अनिषेक जनन समझ में आ गया होगा। अनिषेक जनन यानी कि बिना निषेचन के ही किसी भी युग्मक से, किसी भी तो हम वैसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि मादा युग्मक है, तो मादा युग्मक से ही नया जीव बन जाएगा। अनिषेक जनन हो गया। खोज किसने की थी? चार्ल्स बोलनेट ने की थी। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए लिख लिए हैं। 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला प्रकार हम पढ़ चुके हैं और उसका नाम क्या है? अनिषेक पुंजनन। अनिषेक पुंजनन की खासियत क्या है कि निषेचन तो नहीं होगा, वो ठीक है, लेकिन इससे बनेगा क्या? अगुणित नर संतति बनेगी। यहाँ पर बनी थी अगुणित और नर संतति बनी। अगुणित क्यों बनी? क्योंकि अंडाणु जो था वो अगुणित था, तो इसमें निषेचन हुआ ही नहीं, तो डायरेक्ट उसी से क्या बन गया? अगुणित नर संतति बन गई। क्लियर है यहाँ तक? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम सेकंड जो इसका पॉइंट है वो कौन सा है? अनिषेक स्त्री जनन। नाम से पता चल रहा है स्त्री जनन आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो संतति उत्पन्न होगी वो कौन होगी? मादा होगी। पहले वाले में हमने अनिषेक पुंजनन में ये पढ़ा था कि उसमें अगुणित नर संतति उत्पन्न होती है, और इसके अंदर कौन सी होगी? स्त्री संतति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस जनन में अगुणित स्त्री संतति उत्पन्न होती है, ये परिभाषा हो जाएगी आपकी। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण कौन कौन हो जाएगा? टिफलिन, ब्रह्मीना हो जाएगा। ठीक है, लेसर्टा, सेक्सिकोला, अमेरिकाना हो जाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम नेक्स्ट जो तीसरा टाइप है, क्योंकि 3 टाइप थे अनिषेक जनन के, 2 टाइप हमने पढ़ लिए हैं। अब जो तीसरा टाइप है वो है उभय निषेक जनन। क्या है? उभय निषेक जनन। इसको सही से लिख लेते हैं, उभय निषेक जनन। उभय निषेक जनन में भी नाम से पता चल रहा है उभय, उभय का मतलब होता है 2। तो यहाँ पर इस जनन में नर और मादा दोनों प्रकार की संतति उत्पन्न होगी। नर संतति भी उत्पन्न होगी, मादा संतति भी उत्पन्न होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये संतति उत्पन्न हो रही है नर और मादा, ये एक साथ नहीं होगी, ये ऋतु के अनुसार होगी। कैसे? तो उदाहरण हम इसमें ले लेते हैं एफिड्स। एफिड्स के अंदर ऐसा होता है। एफिड्स के अंदर क्या होता है कि बसंत और जो ग्रीष्म ऋतु है, 2 ऋतु होती है ना, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, इसके अंदर तो कौन उत्पन्न होती है? मादा उत्पन्न होती है। अनिषेक जनन की वजह से मादा उत्पन्न होती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु के गुजरने के बाद में, है ना, शीत ऋतु मान सकते हैं अपन उसको, तो ग्रीष्म ऋतु के बाद में नर और मादा दोनों ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि बसंत और ग्रीष्म में तो केवल और केवल मादा उत्पन्न होगी, लेकिन ग्रीष्म ऋतु बीत जाने के बाद में नर और मादा दोनों ही प्रकार की संततियां उत्पन्न होगी। तो ये 3 प्रकार हो गए इसके, किसके? अनिषेक जनन के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं प्राकृतिक अनिषेक जनन। प्राकृतिक अनिषेक जनन का मतलब क्या होगा? प्राकृतिक अनिषेक जनन का मतलब है कि प्राणी के आंतरिक कारणों से जनन की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक अनिषेक जनन। यानी प्राणी के शरीर के अंदर, कोई भी जीव है उसके शरीर के अंदर ही किसी प्राकृतिक घटना की वजह से कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से कोई संतति उत्पन्न हो रही है बिना निषेचन के। शरीर के अंदर होगा लेकिन बिना निषेचन के। ठीक है ना? तो बिना निषेचन के अगर प्राकृतिक घटना की वजह से शरीर के अंदर कोई संतति उत्पन्न हो जाती है तो उस क्रिया को अपन कहते हैं प्राकृतिक अनिषेक जनन। ठीक है, अब ये भी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है वो है चक्रीय या अपूर्ण अनिषेक जनन। चक्रीय यानी चक्र, एक चक्र की तरह होता है, या यूँ कह सकते हैं अपूर्ण अनिषेक जनन। 2 नाम हैं इसके। पूरी तरह से अनिषेक जनन नहीं होगा। अब चक्रीय नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही अनिषेक जनन हो। एक बार अनिषेक जनन होगा तो दूसरी बार क्या होगा? लैंगिक जनन होगा। इसी वजह से इसको कहा जाता है चक्रीय। चक्र की तरह चल रहा है, एक साइकिल की तरह। अनिषेक जनन में लैंगिक जनन भी साथ साथ होता है। इसके साथ साथ यानी कि लैंगिक जनन भी होगा और अनिषेक जनन भी होगा, दोनों साथ साथ होंगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अनिषेक जनन और लैंगिक जनन में एकांतरण होता है।
एक का अंतर, एकांतर मतलब एक का अंतर। अब कैसे कि एक बार अगर अनिषेक जनन हुआ तो दूसरी बार क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं आप, नहीं जानते हैं तो पिछली वाली क्लास से देखिए। उदाहरण हम ले लेते हैं मधुमक्खी और बर का। अब मधुमक्खी का सबसे अच्छा उदाहरण है, सब जानते हैं मधुमक्खी को, ठीक है, कि कैसे ये कैसे होता है ये समझते हैं, अनिषेक जनन कैसे और लैंगिक जनन कैसे। अब मधुमक्खी के बारे में आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा होगा, सामाजिक की किताबों में पढ़ा होगा, 7वीं 8वीं की, और साइंस में भी पढ़ाया जाता है इसे। मधुमक्खी एक सामाजिक जीव होती है या कीट होती है। इसमें आपने ये देखा होगा कि जो इसके अंदर कुछ अलग अलग सदस्य होते हैं इनमें, जैसे कि रानी मधुमक्खी अलग होती है, श्रमिक मधुमक्खी अलग होती है, ये कुछ ऐसे जीव आपने पढ़े होंगे। रानी मधुमक्खी जो है वो हमेशा अपने छत्ते के अंदर रहती है और बच्चे पैदा करती है, संतति उत्पन्न करती है। श्रमिक मधुमक्खियाँ जो होती है वो बाहर जाती है, फूलों पर मकरंद चूसती है, रस चूसती है, और वहाँ से वो यूँ कह सकते हैं कि जो शहद है वो इकट्ठा करके लाती है, ठीक है। अब इनमें ये बनती कैसे है, तो अगर हम बात करें रानी मधुमक्खी की, तो रानी मधुमक्खी कैसे बनेगी, निषेचित अंडे से। यानी कि निषेचन होने के बाद में, यानी कि निषेचन होगा, निषेचन होगा तो मतलब वो क्यों, कौन सा जनन हो गया, लैंगिक जनन हो गया ना भाई। निषेचन का मतलब क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संयोजित हो जाते हैं, फिर ये इसी को अपन कहते हैं अलैंगिक जनन, है ना। दोनों संयोजित होने की क्रिया को तो हम कहते हैं निषेचन, और फिर नया कोई भी संतति उत्पन्न होती है, और इसको जो पहले क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। ये सब पढ़ चुके हैं अपन। तो यहाँ पर निषेचित अंडा मतलब कि अंडे के साथ में निषेचन हो चुका है, अंडा जो है वो शुक्राणु या कोई भी नर युग्मक से निषेचित हो चुका है, और निषेचित अंडे से जो बनती है वो होती है रानी मधुमक्खी। दूसरा हम बात करते हैं श्रमिक की। तो श्रमिक के अंदर क्या होता है कि अनिषेचित अंडे से जो भी संततियाँ उत्पन्न होंगी, भाई अंडा है, डायरेक्ट उससे अगर नई संतति उत्पन्न हो रही है तो उनसे जो बनेंगे, उनसे जो संततियाँ बनेगी वो कौन होगी, श्रमिक होगी, ठीक है। हाँ, कार्यवाही पे अपने को नहीं जाना है ना, रानी मधुमक्खी क्या करती है, ये क्या करती है, वो क्या करती है, वो नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो रानी है वो किससे, रानी मधुमक्खी किससे बनी, निषेचित अंडे से, और अनिषेचित अंडे से कौन बनी, श्रमिक मधुमक्खियाँ बनी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए सेकंड हम देखते हैं अविकल्पी, या इसी को हम कहते हैं पूर्ण अनिषेक जनन। अब ये क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि नर संतति केवल अनिषेक जनन से ही उत्पन्न होती है। अनिषेक जनन होगा इसमें, लेकिन उसमें नर संतति उत्पन्न होगी। यानी कि अगर हम बात करें मादा संतति की, तो मादा संतति की वो लैंगिक जनन से भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन नर संतति केवल और केवल अनिषेक जनन से ही उत्पन्न होगी, ठीक है। और इसमें जो है नर जो होता है वो अनुपस्थित होता है, या यूँ कह सकते हैं कि नर जो है वो भाग नहीं लेता है। उदाहरण की बात करें, चिपकली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इसका प्रकार जो है वो है शावकी अनिषेक जनन। अब ये शावकी अनिषेक जनन में होता क्या है, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है कि लार्वा जो है इसके अंदर अंडे देते हैं। शावकी अनिषेक जनन में कोई भी जीव है उसका लार्वा होगा, और लार्वा क्या करेगा, अंडे देगा, ठीक है। अब लार्वा अंडे देने के बाद में क्या होता है, जो अनिषेक जनन द्वारा अन्य लार्वा बनाते हैं, लार्वा ने सबसे पहले अंडे दिए, उन अंडों से फिर से लार्वा बनेगा, ठीक है, और वो अनिषेक जनन करेगा, और फिर उसी से नया जीव विकसित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो यकृत कृमि सबसे अच्छा उदाहरण है। यकृत कृमि, यकृत कृमि क्या करता है कि उसका एक लार्वा होता है, स्पोरोसिस्ट लार्वा, याद रखना है आपको, स्पोरोसिस्ट लार्वा। इस स्पोरोसिस्ट लार्वा से बनता है एक लार्वा जिसे हम कहते हैं रेडिया लार्वा, ठीक है, रेडिया लार्वा। यही रेडिया लार्वा जो है वो बनाता है द्वितीयक रेडिये लार्वा। क्या बनाता है, द्वितीयक रेडिये लार्वा। अब इसके बाद में क्या होगा कि ये जो द्वितीयक रेडिये लार्वा है वो बनाएगा सर्केरिया लार्वा, बहुत सारे सर्केरिया लार्वा बना देता है, और वही सर्केरिया लार्वा जो है आगे जाकर विकसित हो जाते हैं नए जीव के अंदर, और फिर क्या बना देंगे, वो यकृत कृमि बना देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कृत्रिम अनिषेक जनन की। एक शब्द आता है प्राकृतिक और एक आता है कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब कि जो प्रकृति के द्वारा कोई भी संपन्न चीज हो, और कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्य द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर कृत्रिम आ रहा है,
तो अनिषेक जनन तो होगा, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं होगा, वो कृत्रिम होगा, यानी मनुष्य का उसमें हस्तक्षेप होगा। तो कृत्रिम अनिषेक जनन में क्या होता है कि जो भौतिक और रासायनिक विधि से, किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि से बिना निषेचन के ही भ्रूण का अगर परिवर्तन हो रहा है, नया जीव बन रहा है, कौन सी विधियों से? रासायनिक और भौतिक विधियों से, तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम अनिषेक जनन। अब भौतिक और रासायनिक विधियां प्राकृतिक तो नहीं हो सकती है, वो कृत्रिम ही होगी, उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होगा, मनुष्य कुछ छेड़छाड़ करेगा, नई नई विधियां अपनाएगा, और नई नई विधियों के अगर वो कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, वो कुछ उसमें हस्तक्षेप कर रहा है और कुछ क्रियाएं करके वो अगर नया जीव बना रहा है, वो भी अनिषेक जनन से, यानी कि वो युग्मकों का संलयन नहीं करवा रहा है, तो उसे अपन कहते हैं कृत्रिम अनिषेक जनन। शब्दों का ध्यान रखिए, अगर आपको शब्द पता है कि कृत्रिम का क्या मतलब है तो आप खुद इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ग्रिगोरी पिनकस। क्या नाम है? ग्रिगोरी पिनकस। इन ग्रिगोरी पिनकस ने किया क्या? एक खरगोश है, खरगोश के अंडों को कम ताप व रासायनिक उद्दीपक से भ्रूण का परिवर्तन करवाया। ग्रिगोरी पिनकस ने क्या किया कि खरगोश के जो अंडे थे उनको ताप कम करके, कम ताप पर और रासायनिक उद्दीपक, कुछ रासायनिक क्रिया करवाकर उनमें क्या किया? भ्रूण का परिवर्तन किया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब रासायनिक उद्दीपक जैसे क्या क्या हो सकते हैं, तो आपके सामने लिखे हुए एल्केलॉइड्स, यूरिया, वसी अम्ल, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ये सारे रासायनिक उद्दीपक हो सकते हैं। अगर भौतिक उद्दीपक की बात करें तो ताप हो गया, है ना, भौतिक, जानते हैं ना, पीएच में परिवर्तन हो गया, विद्युत प्रघात हो गया, सुई चुभोना, ये सारे के सारे क्या हो गया? भौतिक प्रघात हो गए, भौतिक उद्दीपक हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि अनिषेक जनन के लाभ क्या हैं और इसकी हानियाँ क्या हैं। पहला लाभ है ये लिंग का निर्धारण करता है। जैसे उदाहरण देखें अपन मधुमक्खी का, मधुमक्खी के अंदर श्रमिक कैसे बनते हैं और रानी मधुमक्खी कैसे बनती है वो हम पढ़ चुके हैं। भाई निषेचित अंडा है तो रानी मधुमक्खी बनेगी, तो निषेचन के बिना कैसे बन सकते हैं? अनिषेक जनन से कैसे बन सकते हैं? तो उसमें लिंग का निर्धारण, यानी कि नर बनेगा कि मादा बनेगी, कौन क्या बनेगा, तो इसमें लिंग का निर्धारण करने में ये सहायक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिसके अंदर अगर कोई भी जीव है जिसमें नर नहीं होता है उसमें भी उपयोगी है, क्योंकि अनिषेक जनन में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अंडा जो होता है, यानी कि मादा जो है उसमें भाग लेती है और मादा युग्मक से ही नया जीव बनता है। तो मादा युग्मक भाग ले रही है, नर का कोई काम ही नहीं है, तो ऐसी कोई संतति है या ऐसे कोई जीव है जिसमें नर हो ही नहीं, उसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी है ये, सबसे अच्छा उपयोगी है ये। ठीक है, इसके उदाहरण जैसे टिफलिना, ब्रहमीना, ये इसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर किसी में बीज नहीं बन रहे हैं, किसी जीव के अंदर कोई भी पौधा है उसमें बीज नहीं बन रहे हैं, उसके अंदर भी ये उपयोगी हो सकता है। अब बात करें हम इसकी हानि की, ये तो हो गए लाभ। अच्छा, इसका जो बीज रहित पादप है जैसे कि केला हो गया, है ना, तो ये आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, एग्जाम्पल बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी हानि की बात करें तो हानि ये है कि भाई इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन अगर इसमें नहीं हो रहा है तो इसमें विभिन्नताएं नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ हानि हो गई और कुछ इसके लाभ हो गए। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो समस्या बताइए, उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, ये सभी भी करवाना है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि नहीं, एनर्जी मिलती है कि भाई हमें और आगे क्लासेस लेनी है। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और क्लासों को शेयर भी करनी है। आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की कक्षा इसके आगे प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।